धर्माभिलाषी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति, प्रिय बच्चों, आज इस कार्यक्रम का यह अंतिम सत्र है। थोड़ी सी बात मैं समय के अनुसार आपके बीच में रखूंगा। अभी आप लोगों ने बहन संगीता जी से, ये माइक वाले कहाँ चले गए, और हमारे आरवी दल के युवाओं से बहुत ही सुंदर प्रस्तुति देखी है। और हमारे बच्चों ने जो तैयारी की, जिस प्रकार से उन्होंने एक नाटक आपके सामने प्रस्तुत किया है, उसकी प्रशंसा के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। बहुत अच्छी तैयारी हमारे आदरणीय जो मास्टर साहब बैठे थे उन्होंने कराई है बच्चों की। उनके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने नाटक देखा, आप लोग नाटक देख करके बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन समय ज़्यादा बहुत बड़े व्याख्यान का नहीं है मेरे पास में, और मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा व्याख्यान भी दूंगा तो मंत्री जी बता रहे थे ना 2 पुरस्कार हैं, तो शायद 1 पुरस्कार तो मुझे ही मिलेगा, क्योंकि लास्ट तक मुझे बैठना पड़ेगा। एक हमारे हर्षित जी को मिल जाएगा, क्योंकि उनको वीडियोग्राफी करनी है। तो दोनों पुरस्कार हम दोनों लोगों के पक्के हैं। लेकिन मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, समय भी बहुत हो चुका है। कुछ मोटी मोटी बातें कर लेता हूँ। हमारे क्रांतिकारियों ने इस राष्ट्र के लिए इसका बिल्कुल बेस बंद कर दिया। राष्ट्र के लिए अपना बलिदान दिया। आप लोग जानते हैं राष्ट्र का मतलब क्या होता है? राष्ट्र किसे कहते हैं? याद रखिए, राष्ट्र किसी भूखंड का नाम नहीं है। अगर भूखंड का नाम होता है तो भूखंड तो एक जैसा ही रहता है, वो बदलता नहीं है। राष्ट्र नाम है अपनी संस्कृति का, अपनी सभ्यता का, अपने संस्कारों का, अपने इतिहास का। अगर आपकी संस्कृति, आपका धर्म, आपका इतिहास, ये सब कुछ सुरक्षित है तो समझना आपका राष्ट्र सुरक्षित है। और यदि ये सुरक्षित नहीं है तो आपकी भौगोलिक सीमाओं पर चाहे कितनी आर्मी खड़ी हुई हो, आप ये नहीं मान सकते कि आपका राष्ट्र सुरक्षित है। और अब वर्तमान समय में आप देख रहे हैं, सीमा पर हमारे नौजवान चौकन्ने हैं, एकदम अलर्ट हैं। लेकिन देश के अंदर क्या माहौल चल रहा है, आपकी जेएनयू के अंदर क्या क्या नारे लगते हैं, मेवात के अंदर क्या होता है, इस देश के अंदर अगर हम भौगोलिक दृष्टि से देखें तो आपकी भौगोलिक दृष्टि तो ठीक है, लेकिन आपकी संस्कृति, आपका धर्म, आपके संस्कार, आपकी सभ्यता पूरी तरह से विकृत और खत्म होने के कगार पर है। इसलिए हमारे पदाधिकारियों ने यहाँ पर एक सम्मेलन आयोजित किया, और उस सम्मेलन से संबंधित हमारे बच्चों ने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। आप लोगों ने तालियां बजाई, बाल हकीकत का नाटक देख करके आप लोग प्रसन्न हुए। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि बाल हकीकत धर्म, देश, संस्कृति के लिए बलिदान हुए। क्या आप अपने बच्चों को संस्कृति का पाठ पढ़ा रहे हैं? क्या आप अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा दे रहे हैं? या बालवीर हकीकत के नाटक को देख करके हम केवल प्रसन्न होकर के यहाँ से चले जाएं, तालियां बजा दें और कहें कि बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति की, और यहाँ से आप शांति पाठ के बाद चले गए? इससे बात बनने वाली नहीं है। अगर आप राष्ट्र को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हैं, तो मेरा निवेदन आप लोगों से यही है कि आप अपने बच्चों में अपनी वैदिक संस्कृति का प्रवेश कराइए। अपने बच्चों को संस्कृति की शिक्षा दीजिए, धर्म की शिक्षा दीजिए, तब आपका बालवीर हकीकत का नाटक देखना सार्थक हो सकता है। और क्या करना है आप लोगों को, एक छोटा सा चिंतन मैं आपके बीच में देकर के जा रहा हूं। आप लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर इतिहास सुने, क्रांतिकारियों के इतिहास को सुनकर आप प्रसन्न भी बहुत हुए, लेकिन क्या इतिहास सुनने से बात बन जाएगी? क्यों जी? या कुछ हमको भी करना पड़ेगा?
या हमारे उपदेशक लोग इस मंच पर आकर के अच्छे अच्छे इतिहास आपको, अच्छी अच्छी कहानियाँ, अच्छे अच्छे दृष्टांत दे करके चले गए, और आप लोगों ने यदि उसको अपने जीवन में फॉलो नहीं किया, आप लोगों ने यदि उन पर आचरण नहीं किया, अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास नहीं किया, तो फिर एक शाम शहीदों के नाम, जिस उद्देश्य के लिए, जिस संकल्प के लिए हमारे शहीदों ने अपना बलिदान दिया था, मैं समझता हूँ शहीदों का बलिदान भी व्यर्थ जाएगा और हमारा समय भी व्यर्थ जाएगा। इसलिए मेरी माताओं बहनों, मैं मोटी मोटी बात आपके बीच में बताऊंगा, ज़्यादा समय नहीं है। आप इस सत्संग से, आप इस कार्यक्रम से कुछ लेकर के जाएं, ये मेरा ध्येय है। और क्या लेकर के जाएं? आज बात संस्कृति की चल रही है। अपनी संस्कृति और धर्म के लिए बाल हकीकत ने अपना बलिदान दिया, और किस अवस्था में दिया, कितनी आयु थी आप लोगों को पता है? जिस अवस्था में बच्चे अच्छी तरह से होश भी नहीं संभाल पाते, उस अवस्था में हकीकत का बलिदान हुआ। आयु लगभग 13 साल की थी। और उससे भी छोटे छोटे बच्चे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह, एक की आयु 9 वर्ष, एक की आयु 12 वर्ष, उनका भी बलिदान धर्म के लिए और संस्कृति के लिए हुआ था। हमको प्रेरणा क्या लेनी है? आज आपको बच्चों के, आपके बच्चे बलिदान नहीं होने वाले, लेकिन आपको करना क्या? संस्कृति बचानी है। वो तो संस्कृति के लिए बलिदान हो गए, लेकिन आपको संस्कृति बचाने के लिए अपनी संतान को तैयार करना है। और क्या करना है? आपसे मैं शुरुआत करता हूं। आप लोग मानते हैं कि आपकी संस्कृति महान है, हमारी वैदिक संस्कृति सबसे अच्छी है। इस बात को मानते हो या नहीं मानते हो? हम लोगों को अपनी संस्कृति को अपनाना चाहिए, नहीं अपनाना चाहिए? अरे बोलो तो सही, अपनाना चाहिए नहीं? हमारी संस्कृति को हम लोग ही तो अपनाएंगे या पाश्चात्य लोग अपनाएंगे? अमेरिका के लोग अपनाएंगे या पाकिस्तान के लोग अपनाएंगे? दुख की बात यह है कि हम सनातनी लोग अपनी संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं और पाश्चात्य लोगों की संस्कृति का अनुकरण कर रहे हैं। कल भी मैंने इस विषय को लेकर के बहुत सारी बातें आपके बीच में बताई। आज मैं एक मोटी मोटी बातें आपको, कुछ बातें बताऊंगा, और मेरी माताएं बैठी हैं, मैं उम्मीद करूंगा और आप लोगों से भी कि उन बातों को अपने जीवन में महत्व देंगे। देखो, छोटी छोटी बातों को जीवन में ध्यान देना, जीवन में उतारने से आपका जीवन महान बनेगा। आप अपनी संस्कृति के रक्षक बन सकते हैं। आज हर क्षेत्र में हमारी संस्कृति का पतन हो रहा है, चाहे भाषा की दृष्टि से ले लें, चाहे संस्कारों की दृष्टि से ले लें, चाहे रिश्तों की दृष्टि से ले लें, किसी भी प्रकार से हमारी संस्कृति बची नहीं है। धन्यवाद हमारे श्री राम जी का। तो मैं निवेदन आपके बीच में कर रहा था कि मैं शुरुआत आप लोगों के साथ ही करता हूं और आप लोगों से एक बात पूछता हूं, आप अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हो या नहीं? बोलो तो सही। सभी चाहते हैं? एक बार जो जो अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हैं, एक बार हाथ खड़ा करें। सभी लोग तैयार हैं? तो मैं संस्कृति बचाने के कुछ फॉर्मूला आपके सामने रख रहा हूं। आप लोगों के पास, सबके पास फोन होगा, है नहीं? और नहीं होगा तो घर में फ़ोन होगा, और फ़ोन आपके आते भी होंगे। जब फ़ोन की घंटी बजती है तो आप लोग क्या शब्द प्रयोग करते हैं? हेलो, यही बोलते हैं ना, हेलो। अच्छा बताओ, ये हेलो हमारी संस्कृति का शब्द है क्या? हेलो का मतलब क्या है आप लोग जानते हो? नहीं पता, बस बोल रहे हैं। जिस व्यक्ति ने फ़ोन का आविष्कार किया, उस व्यक्ति की पत्नी का नाम था हेलो, और उसने जैसे ही फ़ोन बना दिया तो सबसे पहले खुशी हुई, तो सबसे पहला फ़ोन व्यक्ति किसके पास लगाता है? जो सबसे प्रिय व्यक्ति होता है। उसने सीधा फ़ोन अपनी पत्नी के पास लगाया, और जब पत्नी से बात करनी थी तो शुरुआत में क्या बोलेगा? हेलो ही तो बोलेगा, उसका नाम ही तो लेगा। उसने तो अपने पत्नी का नाम लिया, और हम लोगों ने ये समझा तो हेलो पहले बोला ही जाता है। दुनिया हेलो की दीवानी हो गई। दुनिया ये नहीं समझ पा रही कि हेलो का मतलब क्या है। तो पहला संस्कृति बचाने का फॉर्मूला आपके बीच में देकर के जा रहा हूं। जब भी दूरभाष आपका आए, जब भी फोन आए, तो आपके मुख से क्या शब्द निकलना चाहिए? ओ, ये बात बने। तो कितने लोग आज ये संकल्प लेकर के जाएंगे? अरे हाथ खड़े तो कर लो भाई, कि अभी भी आप हेलो के पीछे पड़े रहोगे। एक तरफ तो बाल हकीकत का नाटक देख करके खुश हो रहे हो, भैया संस्कृति के लिए बलिदान हो गया। अब जब संस्कृति बचाने का नंबर आ गया आप लोगों का, और कुछ करना भी नहीं है, आप लोगों को कुछ जाना भी नहीं है, केवल अपनी आदत को संभालना है। तो आज से जब भी फोन आए तो आप लोगों को क्या बोलना है? ओम बोलना है। क्या आप लोग सभी तैयार हैं इस शब्द को बोलने के लिए? आज से मेरी माताओं बहनों और आप सबको बता रहा हूं, आपके रिलेशन में जितने भी लोग हों, सबको बताना
कि हेलो कहना ठीक नहीं है। अरे भगवान का नाम लो ना, जब फ़ोन आता तो ओम बोलो और नमस्ते जी बोलो, और भी कुछ शब्द बोल सकते हैं आप, लेकिन अंग्रेजी क्यों प्रयोग करते हो, हेलो क्यों बोलते हो, हेलो का क्या मतलब होता है? पहली बात तो ये आप लोग सबको स्वीकार है। मैं ये मान लूं कि अब से आपकी फ़ोन की घंटी बजेगी तो किसी के मुख से हेलो नहीं निकलेगा। बोलो वचन देते हो या नहीं देते हो? कितने लोग दे रहे हैं? एक बात हाथ खड़ा कर लो सबका। मैं अभिनंदन करता हूं आप लोगों का। वास्तव में मुझे आप लोगों से उम्मीद है, अगर हम आर्य लोग अपनी संस्कृति की रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो माताओं, पहला काम आपको देकर के जा रहा हूं। एक और कुछ मैं चर्चा आपके बीच में करूंगा। मेरी यहाँ माताएं बैठी हैं। देखो, आप लोगों को बात तो छोटी छोटी लगेंगी, लेकिन बात है बड़ी कारगर और बहुत ज़रूरी है। आज हमारी आदत इतनी विकृत हो गई है, खराब हो गई है कि हम अपने दैनिक व्यवहार के शब्दों पर भी ध्यान नहीं देते, और जो हमारी संस्कृति के शब्द हैं उन शब्दों को बोलने में हम अपमान महसूस करते हैं। इंग्लिश बोलने में हमको गौरव की अनुभूति होती है, गौरव की अनुभूति। ये हमारी गुलामी की मानसिकता का परिचायक है। हम लोग कितने गुलाम बन चुके हैं आज कि अपनी भाषा से हमारा कोई प्रेम नहीं, अपनी संस्कृति से कोई प्रेम नहीं, विदेशी भाषा हमको प्यारी लगती है। अंग्रेजी के दीवाने हो रहे हैं आज, संग अंग्रेजी, सब अंग्रेजी, सब अंग्रेजी, और ऐसी इनकी बुद्धि भ्रमित हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बोलने का शिष्टाचार खत्म हो गया। अब एक ही शब्द चल गया सबके लिए, क्या चला? अंकल, अंकल चला है। और ऐसे मूर्ख हो गए, पैदा ऐसे मूर्ख हो गए, उनको ये भी ना पता, मेरे से भी बहुत से लोग अंकल बोल देते हैं। अरे कोई बाबा जी बोले, कोई स्वामी जी बोले, कोई संत जी बोले, कोई गुरु जी बोले तो बात समझ में आती है, मेरे से भी अंकल जी बोलते हैं। तो हमने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए, तो अंकल वाली संस्कृति को खत्म कर दो। अंग्रेजी तो बहुत छोटी सी बड़ी गरीब भाषा है, बड़ी मूर्खों की भाषा है। आप लोग उसके दीवाने हो रहे हो। मेरे पास समय नहीं है, कभी भाषा पर बोलूँगा तो घंटों बोलता हूँ, लेकिन आपको ये बताना चाहता हूँ कि अंग्रेजी सीख लेना कोई बहुत बड़ा, आप समझे अंग्रेजी सीख कर के हम बहुत बड़े इंसान बन गए, ऐसी बात नहीं है। अंग्रेजी सीखने से आपका बड़प्पन नहीं आएगा। आपका बड़प्पन, आप चाहे भले ही भाषा की दृष्टि से अंग्रेजी सीख लो, लेकिन आपकी महिमा, आपका बड़प्पन अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को अपनाने में है। इसलिए ये भी संकल्प लेकर के जाओ। आप लोगों के पास में इतने शब्द हैं, कितने शब्द हैं? चाचा है, ताऊ है, मामा है, फूफा है, मौसा है, कितने सारे शब्द। अच्छा, अंग्रेजी में इन सारे शब्दों के लिए कौन सा शब्द है जी? एक ही शब्द है। कौन आया? अंकल आया। अब पूछते हैं कौन सा अंकल आया, तो कहते हैं बुआ जी वाला अंकल आया। अब ये क्या तरीका है भाई? अरे सीधा कह दो फूफा जी आए हैं, सीधा कह दो मौसा जी आए। ये इतनी मूर्खों की भाषा, इसके पीछे हम पढ़ें हमारे रिश्तों के शब्द कितने पवित्र हैं, कितने पवित्र हैं। तो ये भी आपसे संकल्प मैं दिलवाना चाहूँगा। मेरी माताएं बैठी हैं, आप माताओं में कितनी माता ऐसी हैं जिनके बच्चे आप लोगों को माताजी कह करके संबोधित करते हैं, पिताजी कह करके संबोधित करते हैं? या सारी मम्मी बैठी हैं यहाँ पर? मम्मी बैठी हैं ज़्यादातर। अच्छा, मम्मी का मतलब तो आप लोगों को पता होगा, क्या मतलब होता है? मम्मी किसे कहते हैं? मरी हुई को। मरी हुई को ही तो मम्मी बोलते हैं। ये तो सभी जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग। लेकिन मुझे बड़ी हैरानी होती है कि हमारी बुद्धि कहाँ चली गई। कितना गंदा शब्द, मम्मी मरी हुई। हमको मरी हुई कहलवाने में सुख मिल रहा है, हमको मरी हुई कहलवाने में गौरव की अनुभूति हो रही है, लेकिन माँ कहलवाना हम नहीं चाहते। कितना प्यारा शब्द है, कितना गरिमा, कितने भाव लिया बड़ा शब्द है, माताजी, पिताजी। लेकिन हम बच्चों से क्या कहलवा रहे हैं? मम्मी। अब तो मम्मी भी नहीं रहा, अब तो मामा बन गया, मामा। मामा, क्या मूर्खता चल रही है। मामा, हाय मामा। और पिताजी भी नहीं रहा। पहले तो वो बोलते थे डैडी, बोलते अब डैड हो गया है, वो भी डैड। दिन प्रतिदिन परिवर्तन हो रहा है संस्कारों का। इसलिए आर्यो, आपको अपनी संस्कृति बचानी है। ये जो मैं आपको बात बता करके जा रहा हूँ, बात भले ही छोटी लग रही होगी, लेकिन शुरुआत आपको यहीं से करनी पड़ेगी। अगर आप संस्कृति को बचाना चाहते हैं तो शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। और यदि आप परिवर्तन के लिए तैयार हैं, शुरुआत के लिए तैयार हैं, तो वास्तव में आप भी राष्ट्रभक्त हैं। आप भगत सिंह ने जिस स्वप्न के लिए अपना बलिदान दिया था, आप भी उस स्वप्न को साकार करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए ये भी आपसे संकल्प लेना है।
आजकल तो स्थिति ये हो गई है, कोई बच्चा अपनी मम्मी को माताजी बोलता है तो बहुत सी मेरी बहनें तो तमाचा लगा देती हैं, बोले तुझे बूढ़ी दिखाई देती हूँ क्यों मम्मी बोलता, माताजी बोलता है। मम्मी कहलवाने में बड़ा गौरव अनुभूत हो रहा है इन लोगों को। तो ये भी निवेदन है आप लोगों से, पहला तो मैंने एक शब्द बोला, क्या? हेलो कहना बंद है या नहीं? कोई हेलो नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा? ओम बोलेंगे। और दूसरा, मेरी माताओं, मैं तो आपके गौरव की बात कर रहा हूँ। जैसे अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा ना, मुख्यमंत्री ने कहा भाई मैं तो तुम्हारे सम्मान की बात कर रहा था और तुमको तुम्हारे सम्मान की बात बुरी लग रही है। बाकी आज तो स्थिति ये हो गई, लोगों को नंगा देखना ज़्यादा पसंद है। मुख्यमंत्री कह रहे थे मैं तो तुम्हारे सम्मान की बात कर रहा था। अरे भाई नंगे मत रहो, अच्छे कपड़े पहनो, पूरे कपड़े पहनो। और तुमको यही बात बुरी लग रही है, तुम नंगा रहना चाहते हो, तो नंगा रहना तो लोग पसंद करते हैं, लोग देखना चाहते हैं शरीर को। तो ये भी निवेदन मैं भी आपसे करना चाहता हूँ। आप ये तो सब बोल ही रहे हो, मम्मी बोल रहे हो, अंकल बोल रहे हो, पापा बोल रहे हो, डैडी बोल रहे हो, ये सब कुछ बोल रहे हो, लेकिन आपको शुरुआत करनी है अपनी गरिमा को बचाने की। माँ कितना महिमा वाला शब्द है, कितना गरिमा वाला शब्द है, कितने भाव भरे हुए माँ शब्द के अंदर। ये भी काम करना है, बड़े बड़े काम नहीं बता रहा, आपको सीमा पर जाकर के राइफल लेकर के खड़े नहीं होना देश के लिए। आपको शुरुआत अपने से करनी है, अपने घर से करनी है। समय दौड़ गया, मंत्री जी खड़े हो गए और मैं ज़्यादा अतिक्रमण भी नहीं करूंगा, लेकिन या वो सोच रहे हैं कुछ पुरस्कार किस किस को देना, वो लिस्ट बन रही है। ठीक है, तो प्रधान जी का आदेश मिल गया। 2-3 बात मैं और बता देता हूँ। देखो ये बात बड़े ध्यान देने की है, ये मैं आपको मनोरंजन की दृष्टि से नहीं बता रहा हूँ, ये मेरी पीड़ा है। इस पीड़ा को आप लोग समझें, संस्कृति को बचाइए, धर्म को बचाइए, अपने संतानों को संस्कार दीजिए। धन्यवाद बहन जी। अपनी संतानों को संस्कार दीजिए। तो भाई मम्मी पापा कहलवाना बंद करो, या इनमें कुछ ज़्यादा बहुत अच्छा इनका अर्थ हो तो मुझे बताओ। सबको पता है कोई अर्थ नहीं है ना, हम वैसे पागल बने जा रहे हैं। सब पापा कहलवा रहे हैं, कोई मम्मी कहलवा रही है, कोई ममा कहलवा रहा है, कोई अंकल कहलवा रहा है। अरे कितने अच्छे अच्छे शब्द हमारे ऋषियों ने हमारी भाषा में दिए हैं, तो अपनी संस्कृति को अपनाइए। अच्छा, आप लोगों में कोई मैडम तो नहीं कहता? क्यों जी, मैडम बोलते हैं? अच्छा, आप लोगों को ये पता है मैडम का अर्थ क्या होता है जी? हम लोग भी मैडम कहलवाने में गर्व महसूस करते हैं, लेकिन मैडम का इतना गंदा अर्थ है, इतना गंदा अर्थ है, बस हम हिंदुस्तानी लोग नकलची बन गए। दूसरा बोल रहा है, हमने बोलना शुरू कर दिया, अर्थ तक नहीं गए, शब्द का अर्थ क्या है बस ये नहीं पता, बस सब कहलवा रहे हैं। आज थोड़ा सा स्कूल में पढ़ा रही हैं या थोड़ा सा भी टिप टाप बन करके रहती हैं, तो कोई उनको मैडम बोलता है तो अच्छा लगता है उनको कि मैं मैडम बन गई। लेकिन मैडम शब्द अच्छा नहीं है। मैडम का मतलब होता है फ्रेंच भाषा का शब्द है मैडम, 2 शब्दों से मिलकर के बना है, माँ दाम से मिलकर के मैडम बना है, संधि युक्त शब्द है। और इसका अर्थ क्या होता है? माँ यानी मेरी, दाम यानी स्त्री। मेरी स्त्री को मैडम बोला जाता है, मेरी स्त्री को मैडम बोला जाता है। आज मेरी हर बहन अपने आप को मैडम कहलवाने में गौरव की अनुभूति करती है। आप लोग बताओ कितना गंदा शब्द है और आप मैडम कहलवा रही है। मिसेज शब्द चला है, मिसेज का क्या मतलब होता है? हम भी जो है ना घर में जाते हैं तो पति गर्व के साथ में कहता है स्वामी जी ये मेरी मिसेज है, और मिसेज भी कुप्पा हो जाती है फूल करके, ये मिसेज बता रहे हैं। मिसेज का क्या मतलब है? पाश्चात्य देशों में एक परंपरा चलती है, आज तो वो कुप्रथा हमारे देश में भी कानून बनकर के आ चुकी है। क्या? लिव इन रिलेशनशिप की परंपरा चलती है। और आप पढ़िएगा इसके बारे में, इसके इतिहास के बारे में आप पढ़ेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। पाश्चात्य देशों की ये परंपरा है कि वहाँ बिना शादी किए हुए स्त्री अनेक पुरुषों के साथ रहती है। शादी नहीं होती, काम सारे होते हैं, बच्चे भी कर लेते हैं लोग, लेकिन शादी नहीं होती। जितने लोगों के साथ में वो रहती है, सुनो ध्यान से, जैसे मान लीजिए कोई स्त्री 10 लोगों के साथ में रही और 10 लोगों के बाद में 11वें पुरुष के साथ उसकी शादी हो गई, तो जिस व्यक्ति के साथ में शादी हुई है
उस व्यक्ति को छोड़ करके बाकी जिन 10 लोगों के साथ में वो स्त्री रही है, उन सब के लिए वो मिसेज कहलाती है। यानी मिसेज ऐसी स्त्री जिसने बिना शादी किए हुए अनेक पुरुषों के साथ में रात व्यतीत की है, ये मिसेज का अर्थ है। कितना गंदा अर्थ, और हम मिसेज कहलवाने में गौरव की अनुभूति करते हैं, मिसेज। और ऐसे ही मिस्टर का अर्थ है, मिस्टर का भी यही अर्थ है। ऐसा पुरुष जो बिना विवाहित स्त्रियों को अनेक स्त्रियों के साथ में रहा है, उसको मिस्टर बोलते हैं और उसको मिसेज बोलते हैं। और मैडम का भी यही अर्थ है। तो मेरी माताओं बहनों, हमारे पास में कितना अच्छा शब्द है श्रीमान, हमारे पास में कितना अच्छा शब्द है श्रीमती। देवी जी, श्रीमती जी, कितने अच्छे शब्द हमारे पास में हैं। लेकिन हम तो नकलची बने हुए हैं, शब्दों का अर्थ हम लोगों ने नहीं जाना। एक अंग्रेज व्यक्ति ने बोल दिया, हम लोगों ने उसको अपना लिया। पता नहीं कैसे कैसे पप्पी नाम चलता आजकल। पप्पी किसे कहते हैं? आप लोगों बच्चों के नाम भी रखते हैं, पप्पी है, पप्पी। पप्पी किसे बोलते हैं? कुत्ते को, पिल्ले को पप्पी बोलते हैं। अंग्रेजी में कुत्ते के पिल्ले को पप्पी बोला जाता है, और वो तो अपने पिल्लों को बुलाते हैं पप्पी पप्पी कह करके। तुमने अपने बच्चों के नाम पप्पी रख दी। तो ये सारी चीजें हैं, इन चीजों पर आप ध्यान देंगे, आपकी संस्कृति बचेगी। अपने जो पर्व हैं, अपनी जो परंपराएं, वो परंपरा बड़ी आदर्श में, बड़ी गरिमा में परंपरा है। आपको फक्र होना चाहिए। हमारी संस्कृति की एक एक परंपरा बड़ी बड़ी मर्यादाओं को लिए समेटे हुए है। एक एक परंपरा बड़ी वैज्ञानिक है। जिन लोगों के पास में कुछ नहीं, जो जंगली लोग थे, हमने उनकी भाषा को अपना लिया, उनके सारे पर्वों को अपना लिया। आजकल तो ऐसा बुद्धि का दिवाला निकल गया, बर्थडे चल गया, बर्थडे चल गया, सब मनाते हैं बर्थडे। क्या है बर्थडे? मनाते हो नहीं मनाते हो? अच्छा बताओ, आज से 50 साल पहले कोई जन्मदिन मनाता था क्या? बोलो। आज से 100 साल पहले कोई बर्थडे मनाता था क्या? नहीं मनाता। आज मनने शुरू हो गए। और क्या होता है उसमें ऐसी पाश्चात्य संस्कृति हमारे दिमाग में बैठ चुकी है। बर्थडे वाले दिन जितने साल का व्यक्ति हो जाता है उतनी मोमबत्ती जलाते हैं और फिर फूंक मार के उनको बुझाते हैं। अच्छा बताओ, फूंक मार करके बुझाना क्या हमारी संस्कृति है? हमारी संस्कृति तो दीपक जलाने की है, बुझाने की नहीं है। और केक काटा जाता है। हमारी संस्कृति काटने की नहीं है, हमारी संस्कृति तो जीवन देने की संस्कृति है। तो ये जो बर्थडे वाली, धन्यवाद, जो बर्थडे वाली परंपरा चली है ना, आज बहुत से लोग कहते हैं स्वामी जी हम तो देशी तरीके से मनाते हैं। मैंने कहा भाई क्या तरीका है? बोले हम यज्ञ कर लेते हैं। मैंने कहा एक बात बताओ, ये मनाना ज़्यादा जरूरी है क्या? ये देखो, ये विदेशी लोगों का षड्यंत्र है। चाहे आज आप लोगों ने उस परंपरा में आप नहीं ढल पाए हैं, पाश्चात्य तरीके से शराब पी करके, केक काट करके, नाच करके, डीजे की थाप पर नाच करके आप चाहे भले जन्मदिन नहीं मना रहे हो, लेकिन कुछ दिनों बाद ये परंपरा वहीं से निकली है। अगर आप लोग जागरूक और सावधान नहीं हुए तो आपके बच्चे भी पाश्चात्य लोगों के तर्ज पर जन्मदिन, बर्थडे मनाएंगे। हमारे पूर्वज मूर्ख नहीं थे, उन्होंने कोई बेकार की परंपरा, वो जानते थे कि इस परंपरा का क्या विकृति रूप हमारे समाज में आ सकता है, इसलिए कोई भी परंपरा उन्होंने लागू नहीं की। आज हम लोग पाश्चात्य लोगों के पीछे पागल हो रहे, घूम रहे हैं हम लोग। तो निवेदन आप लोगों से मैं ये करना चाहता हूं, अपनी संस्कृति को अपनाओ। आपकी संस्कृति महान है। हमारी भाषा इतनी विशद भाषा है, इतनी वैज्ञानिक भाषा है, इतना बृहद शब्दकोश हमारे पास में है। हमारे पास में हर एक संबंध के लिए अलग अलग शब्द है। ये हमारी भाषा की विशेषता है। लेकिन उन नंगों के पास में कोई शब्द ही नहीं है। एक शब्द से 50 संबंधों को संबोधित करते हैं। बोलो बोलो, है या नहीं ऐसा? एक शब्द है और एक शब्द से 50 शब्दों को संग्रहित करते हैं, एक शब्द से 50 संबंधों को बोलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हर संबंध के लिए अलग अलग शब्द है, और एक एक नहीं कई शब्द हैं। तो ये हमारी भाषा की विशेषता है। आज चाहे आप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ, मैं निषेध नहीं करता, लेकिन निवेदन आपको ये करना चाहता हूँ कि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ करके अंग्रेज ना बन जाए। आपका बच्चा हिंदुस्तानी रहना चाहिए, भारतीय रहना चाहिए, भारतीय संस्कृति में पल्लवित होना चाहिए। अगर वो अंग्रेज बन गया आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ करके, तो आपकी भी स्थिति वही होगी जो विदेशों में हो रही है। विदेशों में जो लोग रहते हैं वहाँ माता पिता का कोई संबंध नहीं है। माता पिता जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं, बच्चे अलग रहते हैं, और वो जो वहाँ बन गए वृद्धाश्रम।
वृद्धाश्रम में माता पिता भर्ती हो जाते हैं, कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी की माँ नहीं, सब पशुता का व्यवहार चल रहा है। तो अगर आप उस संस्कृति को अपनाएंगे, जब उस संस्कृति को जिएंगे, तो वो सारी की सारी परेशानियां आपके सामने भी आएंगी। इसलिए बच्चों को चाहे अंग्रेजी की नॉलेज भले दिलाओ, उसका मैं निषेध नहीं करता, भाषा की जानकारी होना अच्छी बात है, लेकिन आप अंग्रेज मत बनाओ बच्चों को। बच्चों को हिंदुस्तानी भारतीय अपनी जड़ों से जोड़ करके रखो, तब आपका और समाज का भला उसमें निहित है। अगर आप इस प्रकार से नहीं चलते तो आप कितने ही क्रांतिकारियों के दृष्टांत सुन लो, बालवीर हकीकत का नाटक देख लो, कुछ होने जाने वाला नहीं है। और एक निवेदन आप लोगों से और करके जाता हूँ। आज का सम्मेलन है शहीदों के नाम। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आपके बच्चों को 10 शहीदों के नाम याद हैं? ये जो बच्चे आर्यवीर दल में आ गए, इनको तो याद हो गए होंगे, लेकिन जिनके बच्चे आर्य समाज में नहीं आते, आर्यवीर दल की कक्षाओं को अटेंड नहीं करते, उन बच्चों को 10 तो बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, 5 क्रांतिकारियों के नाम पता नहीं होंगे। और फिल्मी दुनिया के जो लोग हैं ना, उनके खानदान सब जिब्या पर रटे पड़े लोग। ये फिल्म किसने बनाई, इस फिल्म में कौन सा गाना है, इसका नेता कौन सा है, इसका अभिनेता कौन सा है, और उसका लड़का कौन सा, उसकी बहू कौन सी है, वो कौन सी फिल्म में काम कर रही है, पूरा सब कुछ पता है। लेकिन जो शहीद इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर गए, अपनी संस्कृति, अपने धर्म के लिए, हम लोगों को, हमारे बच्चों को वो नहीं पता है। इसलिए निवेदन मैं आप लोगों से करूँगा, अपने बच्चों को आप अपने क्रांतिकारियों का पाठ पढ़ाओ, अपने महापुरुषों का पाठ पढ़ाओ। और ये क्यों जरूरी है, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। क्यों जरूरी है भगत सिंह की कथा सुनानी, क्यों जरूरी है राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन लाइडी के बारे में बताना बच्चों को। जरा सी कामयाबी मिल गई तो फूल जाएंगे, ये दौलत और शोहरत के नशे में झूल जाएंगे। धन्यवाद जी राणा जी। ये दौलत और शोहरत के नशे में झूल जाएंगे अगर बच्चों को आजादी के किस्से ना सुनाओगे। ये हनी सिंह याद रखेंगे, भगत सिंह भूल जाएंगे। आज यही हो रहा है। तो संस्कृति का पतन हो रहा है। और आर्यो, ये जिम्मेदारी आप सब प्रबुद्ध लोग बैठे हैं। मैं ज़्यादा विस्तार नहीं दूंगा, बस इतना निवेदन मैं आप लोगों से करूंगा। जो कुछ छोटी छोटी बात मैंने आप लोगों के सामने रखी है, जो भी छोटी छोटी बात, धन्यवाद बेटा, जो भी छोटी छोटी बात मैंने आप लोगों के सामने रखी है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन चीज़ों को अपने जीवन में जरूर अपनाएंगे। बोलो तैयार हो या नहीं? तैयार हैं? तो आज से हेलो बंद हो गई, नहीं हो गई? हेलो बंद हो जानी चाहिए। और आज से मम्मी और पापा, डैडी वेडी, ये भी सब बंद होने चाहिए। क्या कहलवाओगे बच्चों को, क्या सिखाओगे? माता जी, पिताजी, या माता जी कहलाने में शर्म आती है क्या? माँ जी बुलवा लो, कि माँ जी बोला करो, माता जी बोला करो, है ना। कितना अच्छा शब्द, कितना पवित्र शब्द है ना। माँ का मतलब होता है जो सबसे महान है वो माँ है, जो सम्मान के योग्य है वो माँ है। तो ये हमारी संस्कृति है। बच्चों को ये सिखाइए, बच्चों को बचपन से धर्म से जोड़िए, बचपन से ही बच्चों को धर्म से जोड़िए। बच्चों को आप माता पिता का सम्मान करना सिखाइए, उनको उपदेश दीजिए। और उपदेश देने से भी बात नहीं बनेगी। यदि तुम्हारे माता पिता जीवित हों सौभाग्य से, तो आप आज से ही, सुबह से ही जाकर के माता पिता की चरण वंदना करना, माता पिता के पैर छू करके आशीर्वाद लेना। आगे जब बच्चा आपका ये दृश्य को देखेगा तो आपका बच्चा भी ये करना प्रारंभ कर देगा। बच्चों को सिखाओ ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो ये मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ। धन्यवाद। बच्चे जो है कहने से ज़्यादा नहीं सीखते, देख करके ज़्यादा सीखते हैं। होता है नहीं होता? अरे बच्चों की बात तो छोड़ दो, बड़ों की बात ले लो। व्यक्ति पर कहने का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है या देखने का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है? किसका प्रभाव पड़ता है जी? कहने का प्रभाव नहीं होता ज़्यादा, देखने का ज़्यादा प्रभाव होता है। आप बच्चों से कहते कहते आप करते नहीं हो, और आप जब करने लग जाएंगे तो बच्चे जब आपको करते हुए देखेंगे तो स्वाभाविक है बच्चे उस दिनचर्या में ढल जाएंगे, अपने जीवन का अंग बना लेंगे। लेकिन हम कहते कहते हैं कि बेटा जल्दी जगो, हम नहीं जगते। बच्चा कहता है तो वैसे मूर्ख बनाते हैं। जल्दी जगने से यदि कोई फायदा होता तो ये भी जगते जल्दी, ये खुद तो जगते नहीं और हमको कहते हैं जल्दी जगो। तो बच्चा क्यों जगेगा? आप जल्दी जगेंगे तो बच्चा भी आपको देख करके जल्दी जगेगा। आप माता पिता, अपने जो घर के अंदर बड़े लोग हैं उनका सम्मान करेंगे, उनके पैर छुएंगे, तो आपके बच्चे भी
आपको देख करके स्वाभाविक है, ऐसा कदापि संभव नहीं है कि आप अपने माता पिता के पैर छुएं तो आपका बच्चा खड़ा खड़ा देखता रहे, वो भी आपको देख करके छुएगा। तो अपनी भाषा को अपने जीवन में स्थान दो, अपनी संस्कृति, अपनी गरिमा को बचाओ। बस इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में दूसरी बार मेरा आना हुआ है, और यहाँ की जो टीम है बहुत अच्छा काम कर रही है, और विशेष करके प्रसन्नता होती है छोटे छोटे बच्चों को देख करके। ये बेटी आई भी है यहाँ पर, आर्य वीरांगना की बेटी हैं ये, और आर्य दल के बच्चे हैं। अपने बच्चों को आर्य समाज से जोड़ो। अगर आप लोगों ने अपने बच्चों को आर्य समाज से नहीं जोड़ा तो स्थिति बहुत भयानक होने वाली है। आने वाला समय अच्छा नहीं है, बुरी स्थिति होने वाली है। आप अपने बच्चों को आर्य समाज में लाओ, बेटियों को आर्य वीरांगना दल से जोड़ो। यहाँ पर वो भी व्यवस्था हमारे पदाधिकारियों ने, और बच्चों को आर्य वीर दल से जोड़ो। आर्य समाज घरौना बहुत अच्छा काम कर रहा है। मुझे आर्य समाज के काम को और नीति को देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई। विशेष करके मैं धन्यवाद करूँगा पूरी कार्यकारिणी का और भाई दिलबाग जी का। युवाओं के बीच में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आपका आर्य समाज घरौना का नाम पूरी दुनिया में होने जा रहा है, और पूरी दुनिया इतने बहुत अच्छी तरह से आपका सोशल मीडिया का चैनल भी बहुत जल्दी डेवलप हो रहा है, बहुत जल्दी आगे बढ़ रहा है। तो उसके द्वारा भी बहुत सारे विद्वानों की प्रवचन मैसेज दुनिया भर में फैल रहे हैं, और आप लोगों की उपस्थिति ही निश्चित रूप से प्रणम्य है, वंदनीय है। आप लोगों की उपस्थिति कोई कम नहीं है। बाकी पूरे देश में जाता हूँ, देखता हूँ बहुत सी जगह तो 20-25 लोग ही मिलते हैं, लेकिन आपका ये पूरा हॉल भरा हुआ है। ये आपके समर्पण, आपकी निष्ठा को बताता है कि आप अपने धर्म, देश, संस्कृति के प्रति कितने संकल्पित हैं। तो मैं पुनः आप सभी का, यहाँ की पूरी टीम का अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम